सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, हम लोग जो लक्ष्य विपाठ घटना संग्रह हमारा सीरीज है जिसमें हम लोग 71 लेक्चर में 71 बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, उसमें हम आज चौथे लेक्चर के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग हर दिन 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। मंथ वाइज ये चलेगा, पूरा का पूरा जो हमारा कोर्स है। मंथ वाइज में अगर आप देखेंगे तो आपको हम लोग अक्टूबर महीने से जो है उसको शुरू कर रहे हैं। किस महीने से? अक्टूबर महीने से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं आज। और ये चौथे लेक्चर में अभी हम लोग अक्टूबर के चौथे पार्ट पे, यानी कि चौथा पार्ट हमारा अक्टूबर का हम लोग कवर करेंगे इसमें। और ये 10 टॉपिक जो कवर होता है इसमें 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार स्पेसिफिक और 4 मिसलेनियस, जिसमें अवार्ड्स, बुक्स, स्पोर्ट्स, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। नेशनल पहला न्यूज जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स असम सिटीजनशिप एक्ट वैलिडिटी। असम सिटीजनशिप एक्ट वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। और यहाँ पर एक प्रोविजन का डिस्कशन होगा, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए, यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा। 25 मार्च 1971 एक कट ऑफ डेट डिसाइड हुआ। वजह क्या है कि इसी दिन से ऑफिशियली जो है इंडिया पाकिस्तान का, आप कह सकते हो कि जो लिबरेशन वॉर है बांग्लादेश के लिए, वो शुरू हुआ था ऑफिशियली। तो इस दिन को, ठीक है, इस दिन के बाद जितने भी लोग वहां पे, जो कि बहुत हंगामा हो गया, तो ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी का बांग्लादेश से बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग असम में एंटर किए थे। बॉर्डर पोरस था इस कारण से। तो ये डेट जो है वो कट ऑफ डेट डिसाइड हुआ था कि इस दिन के बाद, यानी बेसिकली 25 मार्च या इस दिन से, तो इसीलिए वर्ड यूज होता है मिड नाइट ऑफ 24 मार्च 1971। इसके बाद जितने भी लोग असम में एंटर किए होंगे बांग्लादेश से, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि 1 जनवरी 1966 या उसके बाद एंटर किए और 24 मार्च तक, तो उनको सिटीजनशिप भारत की दे दी जाएगी। और यही पर्पस था कि इसी के लिए सेक्शन 6A में ये बात लिखी गई और एक प्रोविजन दिया गया कि असम का एनआरसी अपडेट होगा, जो कि अभी हाल में करा दिया गया। तो ये सेक्शन 6A जो चैलेंज हुआ कोर्ट में कि नहीं ये आपको इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, तो ये प्रोविजन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सही है। जो लोग इस डेट के बाद आए हैं उनको वापस भेजने का जो प्रोविजन है वो गलत नहीं है। तो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, सेक्शन 6A क्या चीज से रिलेटेड है हमारा सिटीजनशिप एक्ट का? तो ये असम के लोगों को, असम में जो लोग आए थे बांग्लादेश से एंटर करके, उनके सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट्स है। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024। ठीक है, तो देखिए इंडिया का एक डिजिटल एग्रीकल्चर का कॉन्फ्रेंस जो है 2024 का, वो भी न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, जिसको को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA और IIT रोपर TIF अवध। ठीक है, इसके द्वारा ये आपको को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये मिशन है क्या? तो ये मिशन है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, नए नए टेक्निकल टेक्नोलॉजीज को उसमें इन्वॉल्व कराने के लिए। क्या यूज करके? बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा। क्या यूज करके? टेक्नोलॉजी और डेटा को यूज करके। इट हेल्प्स फार्मर्स मेक बेटर डिसीजन। ये फार्मर्स को हेल्प करता है क्या करने के लिए? डिसीजन सही लेने के लिए। क्या करते हुए? उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देकर। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, फार्मर्स को वेदर अपडेट मिल जाएगा, किस समय आपको प्लांट करना है, किस समय क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना है, और कैसे पेस्ट वगैरह से, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उनसे बचाना है क्रॉप्स को। ये सब चीज का इंफॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू दिए जाने का पर्पस रखा गया था। ठीक है ना? तो ये आपको समझना है कि ये मिशन, इसके लिए जो है वो एक कॉन्फ्रेंस कराया गया 2024 का। कहाँ पे? नई दिल्ली में कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर आते हैं। पहला न्यूज है हमारा कि रोम डिक्लेरेशन जो है इट एड्रेसेस वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर। अब क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स में पूछता है तो जैसे डायरेक्टली पूछ देगा, रोम डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये ध्यान देना है, वाटर स्कार्सिटी जो एग्रीकल्चर में, उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए हुआ है। तो 17 अक्टूबर 2024 को जो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया किसको? रोम डिक्लेरेशन को। किसके ऊपर? ऑन वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर। ये इनिशिएटिव वाटर स्कार्सिटी को टैकल करने के लिए रखा गया है, जो क्लाइमेट चेंज से और खराब होते जा रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में। ये डिक्लेरेशन एक की आउटकम है जो हाई लेवल रोम वाटर डायलॉग हुआ था इस FAO जो वर्ल्ड फूड फोरम है 14 से 18 अक्टूबर, उसके बीच में ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपको यहाँ पे समझना है कि द ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर, ये एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था 2016 के UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ पे हुआ था? मैराकेस। ठीक है, तो COP16 जो मैराकेस में हुआ था, वहां पे अडॉप्ट किया गया था ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर। और ये देशों को असिस्ट करता है ताकि वो वाटर स्कार्सिटी चैलेंज को मैनेज ठीक से कर सके।
ठीक है, तो रोम डिक्लेरेशन क्या चीज से रिलेटेड है, वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर। दूसरा इंटरनेशनल न्यूज देखिए अगर, तो इजिप्ट अचीव हिस्टोरिक मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। तो अभी इजिप्ट जो है वो 44th कंट्री बन गया है जिसको मलेरिया फ्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सर्टिफिकेशन जो है वो WHO के द्वारा दिया गया, उनके चीफ टेड्रोस एडहनम घेब्रियेसस के द्वारा। ठीक है, अब इजिप्ट उन 44 कंट्रीज में से है जो कि मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन WHO से ले चुके हैं। मलेरिया के बारे में अगर बात करें तो इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, और उनका जो प्राइमरी वेक्टर है कौन सा मॉस्किटो है, एनोफिल्स मॉस्किटोज, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज्यादा थ्राइव करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, चिल्स एंड फ्लू लाइक इलनेस, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेशन पे हो सकता है अगर ट्रीट ठीक से नहीं किया जाए तो मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन किसको मिला अभी हाल ही में, इजिप्ट को। कितना नंबर देश बना, 44वां। क्लियर। बिहार स्पेसिफिक न्यूज में बात करें तो अजगैबीनाथ धाम, ठीक है, अजगैबीनाथ धाम की बात करते हैं तो ये जो है ये नाम दिया गया है अभी पुराने जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन था बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम अब रख दिया गया है क्या, अजगैबीनाथ धाम। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन जो है वो मालदा रेलवे डिवीजन जो ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है उसके अंदर फॉल करता है। तो ध्यान देना है, अजगैबीनाथ धाम किसका नाम हुआ है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव 9 से 14 साल तक के लड़कियों में बच्चियों में कराने का जो है वो बिहार पहला स्टेट बन गया है। सो मंगल पांडे लॉन्च द फ्री ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर गर्ल्स एज बिटवीन 9 to 14 ईयर्स, और ये बिहार पहला स्टेट बन गया ऐसा करने वाला। ठीक है, यंग गर्ल्स के लिए जो उनको सर्विकल कैंसर जो है आगे जाकर जो जिंदगी में होता उससे बचाने के लिए अभी से इनिशिएशन किया गया। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। ठीक है ना, मिसलेनियस में पहला अगर देखें तो इंडिया लॉन्चेस 4th न्यूक्लियर सबमरीन S4। तो चौथा जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन के कैटेगरी के अंदर जो हम लोग बात करते हैं तो वो 4th सबमरीन लॉन्च कर दिया गया है, उसका नाम S4 दिया गया है। और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक जो मिसाइल सबमरीन है हमारा SSBN, उसमें ये चौथा लॉन्च है। अगर आप देखेंगे ये शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये ज्यादा एडवांस है, इसका जो प्रीडिसेसर था INS अरिहंत S2 उससे। अभी तक जो 4 की हम बात करते हैं तो सॉरी INS अरिहंत, देन वी हैव INS, अगर हम बात करेंगे तो हम लोग को दिखेगा INS अरीघाट। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है INS अरीघाट, फिर अरिहंत S2, और अब हमारा कौन सा S4 जो है वेरिएंट वो लाया गया। तो अरिहंत जो है उसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन था, जिसमें कि 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर था इनरिच यूरेनियम से यूज करते हुए। अरीघाट के पास भी सेम सिमिलर स्पेसिफिकेशन था लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड थे। और S4 जो अभी लॉन्च हुआ उसमें इम्प्रूव्ड रिएक्टर डिजाइन है और एक लार्जर इनहेंस कैपेबिलिटी ऑफर करता है। ये मल्टीपल K4 सबमरीन लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं SLBMs उनको कैरी कर सकता है और उनका रेंज 3500 किलोमीटर तक रहेगा, जो कि इंडिया के अंडर सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करता है, यानी समुद्र के अंदर से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी। तो सबमरीन S4 ध्यान रखना है। ठीक है, इस सीरीज में ऑलरेडी अरिहंत अरीघाट हमारे पास था, S4 जो है वो लॉन्च हुआ है। अगला मिसलेनियस पार्ट देखें तो इंडिया सेलिब्रेट सरदार पटेल 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो आप जानते हैं कि 31 जो अक्टूबर है दैट इज सेलिब्रेटेड एज यूनिटी डे, कब से, 2014 से। ठीक है ना, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, तो कि नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी जिसमें सरदार पटेल का काफी अहम योगदान रहा था उसको ये सेलिब्रेट करता है। इस बार चूंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी का बात हो रहा है तो आपको देखिएगा जो 1875 31 अक्टूबर में उनका जन्म हुआ था, तो लास्ट ईयर जब हुआ उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2 साल तक का एक पूरा का पूरा इवेंट जो है, ये सेलिब्रेशन जो है वो सरकार ने अनाउंस किया है कि चलेगा 2024 से 26 तक। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लौह पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट, निहोन हिदांक्यो विंस 2024 नोबेल पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट। ठीक है, देखिए नोबेल पीस प्राइज जो है इस बार का हम लोग क्या करेंगे, हर दिन एक नोबेल प्राइज को लेकर, अक्टूबर में जो कि नोबेल प्राइज मिला है तो आगे के जो भी 2-3 लेक्चर अक्टूबर के बचे हैं उसमें हम लोग नोबेल प्राइज को कवर कर लेंगे। तो नोबेल पीस प्राइज जो था वो दिया गया है निहोन हिदांक्यो को, जो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसका बना हुआ है, जो सर्वाइवर्स न्यूक्लियर बॉम्बिंग के थे उनके द्वारा, जिसका नाम है हिबाकुशा। देखिए हिबाकुशा क्या है, एक जापानीज वर्ड है किनके लिए, उन लोगों के लिए जो सर्वाइवर्स रह गए, जो बच गए क्या चीज से, हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद।
ठीक है। तो ये जो सर्वाइवर्स हैं इन्होंने लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, ताकि जो वो बता सके कि आखिर न्यूक्लियर वेपन का इम्पैक्ट कितना डिवास्टेटिंग होता है और इसका फिर फर्दर कोई ऐसा इस्तेमाल कोई देश पे ना हो। ठीक है। तो निहोन हिदानक्यो जो है वो क्या है, आप समझना है, एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो किनका बना हुआ है, किनको मिलाकर, जो सर्वाइवर्स बच गए एटॉमिक बॉम्बिंग के, और उन सर्वाइवर्स के लिए टर्म यूज होता है हिबाकुशा। क्लियर। लास्ट न्यूज, पाकिस्तान अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पाकिस्तानी संविधान का 26वां जो अमेंडमेंट है उसको अप्रूव कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट जो है वो संविधान के अंदर एक लार्जर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसका पार्ट है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। ये पेश किया गया था पाकिस्तान पीपल पार्टी पीपीपी के लेड कोalition गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो चीजें हैं वो जुडिशरी के ऊपर कुछ कंट्रोल्स लगाने की बात हो रही है, और जुडिशरी के लिए कुछ प्रोविजन है, जैसे कि उनका सुओ मोटो यानी खुद से अपना जो एक्शन लेने का पावर कम करने का। चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए पहले था कि जो सीनियरिटी थी वो फॉलो होती थी, अब कर दिया गया है कि नहीं, इसके लिए एक पैनल बनेगा। फिर जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसके प्रोविजन को भी चेंज किया गया है इस 26th अमेंडमेंट से। देखिए जैसे श्रीलंका का 13th अमेंडमेंट में क्वेश्चन पूछा है, उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान का 26वां अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है। पाकिस्तान अभी न्यूज में है तो इट कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा टॉपिक था। चलिए फटाफट 10 MCQ देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम रिसेंटली ज्वाइंड बाय इंडिया। देखिए इसका पर्पस क्या है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। ये क्या करता है, ये हार्मोनाइज करता है मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन को। जितने भी मेडिकल डिवाइस के रेगुलेशंस होते हैं उनके बीच में समन्वय एस्टैब्लिश करने के लिए जो काम करने का ऑर्गेनाइजेशन है वही इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ साइबर कमांडो ट्रेनिंग फॉर पुलिस। तो देखिए साइबर कमांडो ट्रेनिंग पुलिस के लिए अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। क्या चीज, एक साइबर कमांडोज ट्रेनिंग, किसके लिए, पुलिस के लिए। ठीक, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो साइबर थ्रेट है उसको लेकर ये इनिशिएटिव लिया गया है। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं जो अभी न्यूज में रहा, तो ये किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारे जो सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं उसको लेकर ये न्यूज में रहा है। ठीक है, चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Then recently which two countries have redrawn their national boundaries due to melting alpine glaciers। तो देखिए अल्पाइन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण इटली और स्विट्जरलैंड ने अपना जो बाउंड्री है उसको रीसेटल किया है, ताकि आपको जो इम्पैक्ट हुआ है उस ग्लेशियर के मेल्ट होने का, उस कारण से जो बाउंड्रीज में प्रॉब्लम हुई उसको रीएडजस्ट किया गया इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में। Then which ministry released the 7th consecutive issue of the publication NV Stats India 2004 Environment Accounts। इन्वायरमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा जो है उसको रिलीज जो है वो लगातार 7वीं बार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किया है। कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मोस्टली अभी कौन हैंडल कर रहा है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको मेंटरशिप देने के लिए, ये सब चीज के लिए स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नेग्रो रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो नेग्रो रिवर जो अभी हाल ही में न्यूज था बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं वहाँ पे कोस्टल इम्बैलेंस और जो वहाँ पे ये आया था सिवियर जो फायर हुए थे उस कारण से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो उसके आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया में आग लगी थी उसकी अगर बात करें तो ये एक अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, अमेजोन रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, देन विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ न्यू गवर्नेंस मॉडल कॉल्ड द को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। ठीक है, हाल ही में असम जो है उसने ऐसा करने वाला एक स्टेट बनाया है, एक नया गवर्नेंस इनिशिएटिव लेकर आया है दैट इज को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, जहां पर डिस्ट्रिक्ट का कोलैबोरेशन से बहुत सारे चीजों गवर्नेंस मॉडल को तैयार किया जाएगा। असम में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज द ड्रॉट रेजिलियंस प्लस 10 कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। ठीक है, ड्रॉट रेजिलियंस प्लस 10 कॉन्फ्रेंस जो है ये अभी हाल ही में कराया गया आपको जिनेवा में। कहाँ पे, जिनेवा में कराया गया है। और ये अगर आप देखेंगे तो एक लार्जर जो हमारा ये है क्या बोलते हैं उसको, एक कन्वेंशन है अबाउट रेजिलियंस फ्रॉम ड्रॉट और जो भी इस तरह का जो मैनेजमेंट है उसके लिए, तो ये आपको जिनेवा में कराया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिनेवा की जब हम बात करें तो ये आपको कॉन्फ्रेंस जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के अंदर ये कराया गया। ठीक है, तो यहाँ तक। नाउ
रानी दुर्गावती जो रिसेंटली अभी ऑनर की गई है मेमोरियल के द्वारा मध्य प्रदेश में, वो किस डायनेस्टी से थी? देखिए रानी दुर्गावती पर्सनली सी वॉज फ्रॉम, आप कह सकते हैं यहाँ पर गोंड, ठीक है। लेकिन अगर उनके हम लोग बात करेंगे जो हम जो मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद जो उनका तरफ से जो ये था, यानी हस्बैंड की जो हम लोग लीनेज की बात करेंगे, तो दैट वाज फ्रॉम नंदा डायनेस्टी, ठीक है। किससे? नंदा डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए आपको समझाया गया होगा कि रानी दुर्गावती बिलोंग टू द गोंड डायनेस्टी, और उनके हस्बैंड की फैमिली वो डिसेंट क्लेम करते थे कहाँ से? नंदा डायनेस्टी से, ठीक है। ये इसका सही जवाब होगा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी पूरा का पूरा दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए, तो ये आप लोगों का आज का डिस्कशन था। अगले दिन हम लोग फिर अक्टूबर के 5वें पार्ट के साथ, और मोस्टली 6 दिन में यानी छठे दिन हम लोग अक्टूबर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी बचे हुए टॉपिक्स होंगे वो हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।